छपाई का सवेरा। प्राचीन लिपिकारों से वुड ब्लॉक तक सदियों तक ज्ञान एक अनमोल वस्तु थी जिसे ध्यान से हाथ से कॉपी किया जाता था। यह एक धीमी और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, लेकिन यह सुनिश्चित करती थी कि महत्वपूर्ण जानकारी और कहानियां संरक्षित रहें। प्राचीन लिपिक श्रमसाध्य रूप से ग्रंथों को फिर से लिखते थे, आने वाली पीढ़ियों के लिए कहानियों और विचारों को संरक्षित करते थे। यह कार्य अक्सर धार्मिक संस्थानों में किया जाता था, जहां भिक्षु और विद्वान इस पवित्र कार्य में लगे रहते थे। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी और श्रमसाध्य थी, जिससे पुस्तकों और सूचनाओं की उपलब्धता सीमित हो गई थी। केवल कुछ ही लोग इन दुर्लभ और कीमती ग्रंथों तक पहुंच सकते थे। प्राचीन चीन में एक नई तकनीक का उदय हुआ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसने छपाई की दुनिया में एक क्रांति ला दी। इस सरल विधि में लकड़ी के ब्लॉकों पर टेक्स्ट और चित्रों को उकेरा जाता था, जिन्हें बाद में स्याही लगाकर कागज पर दबाया जाता था। यह प्रक्रिया न केवल तेज थी, बल्कि अधिक कुशल भी थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ने एक टेक्स्ट की कई प्रतियां बनाने की अनुमति दी, जिससे पुस्तकें अधिक सुलभ और सस्ती हो गईं। अब अधिक लोग ज्ञान और साहित्य तक पहुंच सकते थे। इस नवाचार ने पूरे चीन में ज्ञान और संस्कृति फैलाने में मदद की, सदियों बाद होने वाली मुद्रण क्रांति के लिए आधार तैयार किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने समाज को बदल दिया। प्रारंभिक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का एक उल्लेखनीय उदाहरण डायमंड सूत्र है, जो 868 ईस्वी में चीन में छपा एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। यह एक अद्वितीय और ऐतिहासिक दस्तावेज है। चीन के दुनहुआंग की एक गुफा में खोजी गई यह उल्लेखनीय कलाकृति एक पूर्ण मुद्रित पुस्तक का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण माना जाता है। इसकी खोज ने इतिहासकारों और विद्वानों को चकित कर दिया। डायमंड सूत्र प्रारंभिक मुद्रण तकनीकों के परिष्कार और चीनी समाज में बौद्ध शिक्षाओं के महत्व को प्रदर्शित करता है। यह एक सांस्कृतिक धरोहर है जो आज भी महत्वपूर्ण है। चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के विकास ने संचार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया, जिससे पुस्तकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन और विचारों के व्यापक प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह एक युगांतरकारी परिवर्तन था। अपने फायदों के बावजूद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की अपनी सीमाएं थीं। यह प्रक्रिया समय लेने वाली थी और इसके लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता थी। प्रत्येक ब्लॉक को उकेरना एक समय लेने वाली और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, और ब्लॉक स्वयं भारी और स्टोर करने में मुश्किल थे। इसके अलावा इन ब्लॉकों को सुरक्षित रखना भी एक चुनौती थी। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक का उपयोग केवल एक विशिष्ट टेक्स्ट या छवि को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है, जो प्रक्रिया के लचीलेपन को सीमित करता है। यह एक बड़ी बाधा थी। फिर भी सदियों तक पूर्वी एशिया में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मुद्रण का प्रमुख रूप बना रहा और इस क्षेत्र में साक्षरता और संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक स्थायी प्रभाव था। चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के आविष्कार ने सूचना के प्रसार के तरीके में क्रांति ला दी। इसने समाज को एक नई दिशा दी। इसने पुस्तकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति दी, जिससे व्यापक दर्शकों के लिए ज्ञान अधिक सुलभ हो गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। इस नवाचार का चीनी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने साक्षरता, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रसार में योगदान दिया। यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। प्रारंभिक चीनी मुद्रण तकनीकों की विरासत आज भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की कला में देखी जा सकती है, जिसका अभ्यास चीन और पूर्वी एशिया के अन्य हिस्सों में आज भी जारी है। यह एक जीवित परंपरा है। गुटेनबर्ग की क्रांति प्रिंटिंग प्रेस और इसका प्रभाव जहां पूर्व में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का विकास हुआ, वहीं पश्चिम में भी इसी तरह की क्रांति चल रही थी, जिसने संचार और ज्ञान के प्रसार के तरीके को बदल दिया। 15वीं शताब्दी में जर्मन सुनार जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिसने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। गुटेनबर्ग के आविष्कार ने चल प्रकार प्रत्येक अक्षर के लिए अलग अलग धातु के ब्लॉक का उपयोग किया,
जिन्हें टेक्स्ट के विभिन्न पृष्ठ बनाने के लिए व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता था, जिससे मुद्रण की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आया। इस नवाचार ने पहले से कहीं अधिक तेज और अधिक कुशल मुद्रण की अनुमति दी, जिससे पुस्तकों और अन्य मुद्रित सामग्रियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर संभव हो सका। वाइन मेकिंग से अनुकूलित स्क्रू प्रेस का उपयोग करके गुटेनबर्ग प्रेस एक दिन में हजारों पेज का उत्पादन कर सकता था, जो पहले के तरीकों के उत्पादन को पीछे छोड़ देता था, और इसने मुद्रण उद्योग में एक नई क्रांति की शुरुआत की। गुटेनबर्ग के आविष्कार का प्रभाव गहरा और दूरगामी था, जिसने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। प्रिंटिंग प्रेस ने पुस्तकों को काफी सस्ता और उत्पादन में आसान बना दिया, जिससे मुद्रित सामग्रियों की उपलब्धता में विस्फोट हो गया और ज्ञान का प्रसार पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गया। इसके परिणाम स्वरूप साक्षरता दर में नाटकीय वृद्धि हुई, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को पुस्तकों और शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हुई, जिससे समाज में एक नई जागरूकता और ज्ञान की लहर आई। प्रिंटिंग प्रेस ने पूरे यूरोप में ज्ञान, विचारों और सूचनाओं के प्रसार को सुगम बनाया, भौगोलिक बाधाओं को तोड़ा और बौद्धिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे एक नई सांस्कृतिक और बौद्धिक जागृति का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह युग मुद्रित सामग्रियों के तेजी से प्रसार द्वारा चिह्नित गुटेनबर्ग क्रांति के रूप में जाना जाने लगा, जिसने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। मुद्रण यंत्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक प्रोटेस्टेंट सुधार में इसकी भूमिका थी, जिसने धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। मार्टिन लूथर, एक जर्मन धर्मशास्त्री, ने कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी और उनके विचारों को मुद्रित पर्चे और पुस्तकों के माध्यम से जल्दी से प्रसारित किया गया, जिससे एक नई धार्मिक जागरूकता का उदय हुआ। प्रिंटिंग प्रेस ने लूथर के संदेश को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने की अनुमति दी, चर्च के पारंपरिक नियंत्रण को दरकिनार करते हुए, और एक धार्मिक क्रांति की शुरुआत की, जिसने यूरोप के धार्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। सुधार ने प्रोटेस्टेंटवाद के उदय का नेतृत्व किया और यूरोपीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। धार्मिक विश्वासों, राजनीतिक संरचनाओं और सांस्कृतिक मानदंडों को आकार दिया, जिससे समाज में एक नई दिशा का उदय हुआ। मुद्रण यंत्र ने पुनर्जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो यूरोप में महान कलात्मक, वैज्ञानिक और बौद्धिक उत्कर्ष का काल था, और जिसने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। मुद्रित पुस्तकों की उपलब्धता ने विद्वानों और कलाकारों को शास्त्रीय ग्रंथों और विचारों तक पहुंचने और साझा करने की अनुमति दी, जिससे प्राचीन ज्ञान का पुनरुद्धार हुआ और रचनात्मकता में वृद्धि हुई, जिसने समाज में एक नई जागरूकता और ज्ञान की लहर लाई। प्रिंटिंग प्रेस ने पूरे यूरोप में पुनर्जागरण के विचारों, कला और साहित्य के प्रसार को सुगम बनाया, एक जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान दिया, जिसने महाद्वीप को बदल दिया और एक नई सांस्कृतिक जागरूकता का उदय हुआ। वैज्ञानिक खोजों से लेकर कलात्मक कृतियों तक, पुनर्जागरण ने पश्चिमी सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी, और मुद्रण यंत्र ने इस परिवर्तनकारी अवधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। प्रेस की शक्ति, प्रबुद्धता और क्रांति 17वीं और 18वीं शताब्दी का एक प्रभावशाली बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन, प्रबुद्धता, मुद्रण यंत्र की शक्ति से प्रेरित था। इसने समाज के विभिन्न वर्गों में ज्ञान और विचारों के प्रसार को संभव बनाया। जॉन लोके, जीन जैक्स रूसो और इम्मानुएल कांट जैसे विचारकों ने पारंपरिक अधिकार को चुनौती दी और तर्क, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक आदर्शों की वकालत की। उनके विचारों ने समाज में गहरे परिवर्तन लाने की नींव रखी। पुस्तकों, पर्चे और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित उनके विचारों ने अमेरिका और फ्रांस में क्रांतियां भड़का दी। इन क्रांतियों ने दुनिया भर में स्वतंत्रता और समानता के नए युग की शुरुआत की। मुद्रण यंत्र राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया, जो यथास्थिति को चुनौती देने वालों को आवाज देता है और लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए आंदोलनों को प्रेरित करता है। इसने आम जनता को सशक्त बनाया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साधन दिया।
यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना फ्रांसीसी क्रांति ने मुद्रित शब्द की शक्ति और भेद्यता दोनों को प्रदर्शित किया। इसने दिखाया कि कैसे विचारों का प्रसार समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन ला सकता है। क्रांतिकारियों ने अपने संदेश को फैलाने के लिए मुद्रण यंत्र का इस्तेमाल किया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आह्वान किया। उनके संदेश ने जनता को एकजुट किया और क्रांति की आग को भड़काया। जनता को संगठित करने और राजशाही के अधिकार को चुनौती देने के लिए पर्चे और समाचार पत्र शक्तिशाली उपकरण बन गए। इन मुद्रित सामग्रियों ने लोगों को जागरूक किया और उन्हें क्रांति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति ने सेंसरशिप और दमन के माध्यम से प्रेस को नियंत्रित करने के प्रयासों को भी देखा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व और इसकी रक्षा के लिए चल रहे संघर्ष को उजागर किया। यह संघर्ष आज भी जारी है। फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण यंत्र की भूमिका प्रौद्योगिकी, शक्ति और सामाजिक परिवर्तन के बीच जटिल संबंध को दर्शाती है। इसने दिखाया कि कैसे एक तकनीकी नवाचार समाज में गहरे परिवर्तन ला सकता है, जबकि मुद्रण यंत्र का उपयोग प्रबुद्धता के आदर्शों को बढ़ावा देने और दमनकारी शासनों को चुनौती देने के लिए किया जा सकता था। यह सत्ता में बैठे लोगों द्वारा सेंसरशिप और नियंत्रण के अधीन भी हो सकता था। यह द्वंद्व आज भी प्रासंगिक है। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष आज भी जारी है, क्योंकि सरकारें और अन्य शक्तिशाली कलाकार सूचना को प्रतिबंधित करने और कथा को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यह संघर्ष हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। पुनर्जागरण और सुधार पर इसके प्रभाव से लेकर प्रबुद्धता और फ्रांसीसी क्रांति में इसकी भूमिका तक, मुद्रण यंत्र ने आधुनिक दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने विचारों के प्रसार को संभव बनाया और समाज में गहरे परिवर्तन लाए। इसने ज्ञान का लोकतंत्रीकरण किया, व्यक्तियों को सशक्त बनाया और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया। मुद्रण यंत्र ने समाज में जागरूकता और शिक्षा का प्रसार किया। हालांकि मुद्रण यंत्र का इतिहास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व और सूचना के प्रवाह को सेंसर या नियंत्रित करने के प्रयासों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता की याद दिलाता है। यह हमें सतर्क रहने और स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रेरणा देता है।